हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था और उसके लिए हमने यूज किया था डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में हम लोग सीधे सीधे लेंथ को मेजर करते थे और उसके लिए हमने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट के नाम भी बताए थे। जैसे पहला था जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट लेंथ मेजर करते थे, पहला था मीटर स्केल, और इससे इसका जो लीस्ट काउंट होता था, लीस्ट काउंट वो था 0.1 सेंटीमीटर। फिर इससे छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने यूज किया वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से इसका जो लीस्ट काउंट होता था, लीस्ट काउंट हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट को आप निकालते कैसे हो? लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, ये होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सिमिलरली ये तो हो गया फार्मूला लिस्ट काउंट का, किसके लिए? वर्नियर के लिए। सिमिलरली जो तीसरा आपने पढ़ा था वो पढ़ा था स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, जो लेंथ इससे नहीं मेजर हो, यानी इससे भी छोटी, यानी इसका लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। और इसमें लीस्ट काउंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ये आपका वर्नियर कैलिपर्स था, तो यहाँ पे मेन स्केल थी, हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, और ये आपका स्क्रू गेज था। ठीक है, ये स्क्रू गेज था। तो स्क्रू गेज के लिए हम लोग कैसे मेजर करते हैं लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है पिच ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू जिस पे घुमा रहे थे, अपान टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल, जो मेन स्केल थी। हेड स्केल का मतलब वर्नियर से, सर्कुलर स्केल। हेड स्केल का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर स्केल। कंफ्यूज मत होइएगा, सर्कुलर स्केल। और चौथा हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आइडिया लिया था स्फेरोमीटर का। स्फेरोमीटर से हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका लिस्ट काउंट सेम होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं कि स्क्रू गेज के लिए जो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, ये होता है क्या? पिच ऑफ स्क्रू, सॉरी स्क्रू गेज बोल रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर के लिए क्या होगा? पिच ऑफ स्क्रू अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो फार्मूला स्क्रू गेज का होता है वही स्फेरोमीटर का होता है। तो ये 3 चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं।
यहाँ तो हम लोग सीधी सीधी वैल्यू निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट में, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो उसको हम लोग अब देखेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इको मेथड। रिफ्लेक्शन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह पे खड़े होके कोई भी वेव को हम लोग सेंड करते हैं। यहाँ पे ये वेव है, कोई भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड वेव है, कुछ भी है, और ये यहाँ से ट्रेवल करती है, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उससे टकराने के बाद यहाँ चाहे तो रिटर्न होगी, चाहे तो इसका इको सुनाई देता है हमें। तो बस हम यहाँ से जैसे ही वेव भेजते हैं तुरंत हमें क्या पता करना होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जब वो टकराई तो उसका जो साउंड है, साउंड इको, हमें कितनी देर बाद सुनाई दिया, टाइम, या अगर वेव है तो टकराने के बाद कितनी देर में वो वापस हुई। यानी हमें मेन यहाँ पे क्या मेजर करना होता है कि कितने टाइम में हमने उस वेव को भेजने के बाद रिसीव किया। तो देखिए कैसे ये मेथड का जनरल कैसा है, जनरल फार्मूला। जैसे यहाँ से हमने वेव भेजा तो ये मान लो यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से जब वेव गई तो उसने मान लो d डिस्टेंस ट्रेवल की। अब यहाँ टकराई, टकराने के बाद उसका चाहे तो अब साउंड होगा तो इको सुनाई देगा, वेव होगी तो रिटर्न होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह। तो ये यहाँ पे रिटर्न हुई, ये इसने भी डिस्टेंस d ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। क्लियर। अब टोटल डिस्टेंस जब 2d हो गई, देखिएगा ध्यान से, तो टाइम, कितने टाइम में टाइम टेकन कितना हुआ t, और वेलोसिटी कितनी है, वेव की वेलोसिटी हम लोग v या c से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए c ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सीधा सा हम लोगों के पास फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी स्पीड, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेके चल रहे हैं तो ये ना समझिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो वो स्पीड ही है एक तरह से, ठीक है। ये स्पीड को ही रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो स्पीड कितनी c, डिस्टेंस कितना 2d, दी गई di अपॉन टाइम t, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया c इंटू टी अपॉन 2। यानी ये एक जनरल फार्मूला बन गया किसके लिए, रिफ्लेक्शन मेथड के लिए। और इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्या क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहला काम, इससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम डिस्टेंस ऑफ हिल, यानी कोई भी हिल, पहाड़ कितनी डिस्टेंस पे है हम पता कर सकते हैं इसके हेल्प से। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे आपने एक गन लिया, एक गन, उसको हिल के तरफ निशाना लगा के उसको फायर कर दिया। अब आपने गन को फायर किया, गन गई, बुलेट गई और हिल से टकराई, और उसका इको का मतलब साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल, उसको हमने नोट कर लिया। मतलब डिस्टेंस ऑफ हिल के लिए हमने क्या किया, ए गन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हिल इज फायर्ड एंड द टाइम इंटरवल स्मॉल t, किसके किसके बीच का, बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द गन एंड द इंस्टेंट ऑफ हियरिंग द इको। जैसे हमने फायर किया और उसके बाद कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद हमें उसका इको सुनाई दिया, बस हमें वो नोट करना है। क्लियर।
तो सीधा सा जैसे यहाँ से हमने ये गन को फायर किया, यहाँ पे मान लीजिए हिल है, तो ये गई और यहाँ पे टकराई, इसका साउंड इको आपको कितने टाइम बाद सुनाई दिया? तो देखो डिस्टेंस तो ऑलरेडी ये d और ये d कितना हो गया 2d। तो जब डिस्टेंस 2d हो गया, टाइम आपको इको का निकालना है, सेम यही वाला फार्मूला, क्या d = c × t/2। साउंड की वेलोसिटी रख दो, कितने टाइम के बाद आपको इको सुनाई दिया वो रख दो /2, तो d की वैल्यू आपकी निकल आएगी। सिमिलरली इसका यूज हम लोग रडार टेक्नोलॉजी में करते हैं। रडार 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रडार के बारे में। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अभी हम इसके एक आध क्वेश्चन भी कराएंगे रडार का। क्लियर है? सेम वही कॉन्सेप्ट, जैसे ये एक रडार लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन है कोई, जैसे कहते हैं ना हर जगह रडार टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि एयर में क्या हो रहा है, कौन सा दुश्मन देश का फाइटर प्लेन कोई भी आ रहा है, हमला कर रहा है, तो रडार से हम उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। कैसे? इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव। 12th में पढ़ेंगे आप इसके बारे में भी। तो हम यहाँ से उस वेव को भेजते हैं, चारों डायरेक्शन में वेव जाती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर भी बहुत जगह लगा है रडार, वो जैसे एयरफोर्स में वहाँ पे लगा होता है, गोल गोल घूमता रहता है चारों तरफ, तो अपनी वेव को ट्रांसमिट करता रहता है। तो वैसे तो जनरली जब आप 12th में पढ़ोगे तो माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन रेडियो वेव भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेव गई यहाँ पे, इससे टकराई, और टकराने के बाद रिटर्न आ गई। बस जो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी होता है, जो कंट्रोल रूम में आदमी बैठता है, वो देखता है कि कौन सी वेव कितने टाइम में वापस आ गई। तो कॉन्सेप्ट तो सेम हो गया ना, वेव गई यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की d, फिर टकराने के बाद लौटी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की d, और d 2d हो गया। तो बस सीधा सा फार्मूला आपका आ गया, क्या? डिस्टेंस = वेलोसिटी × टाइम/2। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि ये रडार स्टेशन से ये वेव ट्रांसमिट होती है स्पेस पे। जैसे ही वे कोई इंटरसेप्ट करती है किसी भी एरोप्लेन को या किसी को भी, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव्ड बाय ए डिटेक्टर ऑन द सेम स्टेशन। जिस स्टेशन, यहाँ पे डिटेक्टर भी होता है, तो वहाँ पर ये इसको रिसीव करता है डिटेक्टर को। बस इनको क्या पता करना है? टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल? किसके बीच का? कितनी कब ट्रांसमिट हुई थी और कब वो रिसीव हुई। रिसीव वो डिटेक्टर मेजर कर लेता है। क्या लगा होता है? डिटेक्टर। इसके क्वेश्चन अभी हम कराते हैं। तो बस सेम फार्मूला, इसमें भी वही चीज़ आ गई। तीसरा जो होता है वो होता है सोनार। एक मिनट इसको हम रफ कर लें, फिर आपको बताते हैं। तीसरा होता है सोनार। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, तीसरा नंबर है ये, ठीक। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो आप सी में हो, ये आपका शिप है, ये सी पानी में है। अब यहाँ पर जैसे कोई भी सबमरीन है या कोई भी रॉक वगैरह, चट्टाने हैं, या यहाँ पे हमें पता करना है कि सी की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, तो उन सब के लिए जनरली इसका यूज हम लोग सबमरीन के लिए करते हैं। दुश्मन देश की पनडुब्बी नाम सुना होगा, सबमरीन।
सबमरीन कितने नीचे हैं उसको पता करने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग जो वेव का यूज करते हैं वो वेव होती है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव इसमें भी शिप में ट्रांसमीटर भी लगा होता है और डिटेक्टर भी लगा होता है, रिसीवर। यहाँ से वो वेव को सेंड करेगा। मान लो यहाँ पे कोई सबमरीन है, वो वेव अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे टकराएंगी और टकराने के बाद वो रिटर्न होंगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डी जाना और डी आना, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d। बस तुरंत पता कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे कि अगर कोई यहाँ चट्टान है तो उसकी डेप्थ कितनी है, कहाँ पर है, सबमरीन है कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, डेप्थ क्या है इस सी की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोनार का भी यूज करते हैं। क्लियर? सोनार का तो बहुत ज़्यादा यूज है। तो ध्यान रखिए इसके लिए भी हमारे पास वही फार्मूला हो गया, क्या कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। क्लियर? इसका भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसको भी हम लोग अभी बात करेंगे। और चौथा जो है वो है लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, इसको फिर भी याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका फुल फॉर्म जो होता है, लेज़र लाइट आप लोग जानते होंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। तो लेज़र का यूज कहाँ कैसे होता है? लेज़र एक मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है। तो इसका यूज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए करते हैं। जनरली इट हैज़ बीन यूज्ड टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, द लेज़र बीम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हम ट्रांसमिट करेंगे, एंड रिसीव्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मून, मून से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो बस हम लोग टाइम इंटरवल निकालते हैं, जैसे ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है, ये आपका मून है। अब ये लेज़र लाइट गई मून में, मून से टकराई और टकराने के बाद ये रिटर्न हो गई। तो फिर वही d और d 2d डिस्टेंस। तो अपना जनरल फार्मूला क्या आ गया, d इक्वल्स टू c इंटू टी अपॉन 2। क्लियर? तो इस तरह से इनका यूज, ये पूरे का यूज हम लोग रिफ्लेक्शन या इको मेथड से करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन यानी जाना, टकरा के वापस आना। साउंड अगर है तो इको सुनाई देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रिटर्न होगी। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, टाइम इंटरवल। ये तो अभी एक मेथड है। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी के, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और भी इसमें मेथड हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है, पैरालॉक्स मेथड है, बहुत सारे हैं। उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं 1 या 2, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है आपके। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 2.30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर इन ए सबमरीन इक्विप्ड विथ ए सोनार। द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ ए प्रोब वेव एंड द रिसेप्शन ऑफ इट्स इको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन एनिमी सबमरीन इज फाउंड टू बी 77 सेकेंड। मतलब जो हमने वेव भेजा वो दुश्मन के सबमरीन से टकराने के बाद उसका इको
जैसे हमने भेजा, जब हम भेजते हैं और फिर उसका इको हमें सुनाई देता है 77 सेकेंड में। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1450 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन। तो देखिए, अब तो यहाँ पे सब कुछ दिया है भाई। आप जानते हो कि ये यहाँ से मान लीजिए आपने वेव भेजा, ये वाटर है, ठीक है, ये आपका कोई भी शिप है, कुछ भी है, यहाँ से आपने वेव भेजा, यहाँ पे सबमरीन है या कुछ भी है, तो ये गया और टकराने के बाद इको यहाँ से जब ये भेजा तो इसको जो इको सुनाई दिया वो 77 सेकंड में सुनाई दिया। तो डिस्टेंस देखिए, गया होगा ये डी और फिर रिटर्न हुआ ये डी, तो डिस्टेंस तो 2D हो गई। तो सिंपल वे पे हमारा फार्मूला क्या निकल आया, वही कि डिस्टेंस इक्वल्स टू c इंटू t/2। बस, अब तो कुछ नहीं रह गया। वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड आपकी दी है, कितनी है 1450 इंटू टाइम, कितने टाइम में आया 77/2। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए और ये अप्रॉक्स करीब आता है आपका, आएगा 55,825 मीटर समथिंग, इतना ही आ जाएगा आपको। तो इस तरह जो भी सोनार हैं, लेज़र हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इजी वे पे आप लोग कर सकते हैं। अब इसी बेस पे आप इसका एक और क्वेश्चन है 2.29, वो लेज़र पे है, उसको आप लोग कोशिश करिएगा। उसमें भी यही है, टाइम दिया है, अब वहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी है, चूँकि सब जानते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको और कोशिश करिएगा कि ये हो जाए 2.29। तो इतना है आपका रिफ्लेक्शन मेथड। अब इसके बाद ये इनडायरेक्ट मेथड में है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड की, फिर उसके बाद और भी हैं उसको हम बात करेंगे। तो अब अगला जो मेथड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। तो देखिए, अब अभी आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी आप लिख भी सकते हो कि दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है AB और इसकी हाइट है h। ये तो आपका रोड है। इस टावर की हाइट आपको मेजर करना है और ये वो पॉइंट है जहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो इसकी इस टावर से ये डिस्टेंस है x। अब यहां से आप टावर के सबसे ऊपर देखिए पॉइंट B पे, यहां पे आपने देखा ये एंगल आपको मेजर करना है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, अरे 10th 9th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस एंगल को आप कैसे मेजर करते हो, मैथ्स में एक ऑपरेटर्स होता है सेक्सटेंट, इससे मेजर करते। इसमें होता क्या है कि दो स्केल होती हैं ऐसे और एक इसी के ऊपर स्केल होती है, उसको आप रफली ऐसे मूव कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे लगाया बिल्कुल सीध में, ये P पॉइंट आपको दिखा, ये एंगल आपने देख लिया यहाँ पे कितना एंगल बनता है।
तो इसके हेल्प से आपने एंगल निकाल लिया। अब आप जानते हो थीटा है, एच निकालना है। ये तो डिस्टेंस आपको मालूम है, आप वहाँ से पैदल चल के आए हो, आपने मेजर कर लिया कि टावर के फुट पॉइंट से आप कितने डिस्टेंस पे हो। तो बस इजी वे पे यहाँ से आपका फार्मूला आ गया क्या, टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एच इक्वस टू क्या आ गया, एक्स इंटू टेन थीटा। तो ये तो सिंपल सा मेथड हो गया, आप निकाल। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप इस डिस्टेंस x को मेज़र नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? मान लो ये जो टावर है ये नदी के उस पार है। अब उस टावर से आप नदी पार करके तो डिस्टेंस मेजर करने नहीं जाओगे। तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको देखिए कि जैसे ये आपका टावर है, ये ए बी है टावर, और हमने इसकी हाइट क्या लिया है, एच। अब यहाँ बीच में नदी है, यहाँ पे रिवर। अब रिवर से तो आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो ना, लेकिन ये तो आपको मालूम है, ये प्लेन सरफेस हम बना रहे हैं, ये टावर है, यहाँ बीच में नदी है। क्लियर? तो अब आपको दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक, पी पॉइंट पे, यहाँ बीच में नदी है, इससे मतलब नहीं, नदी के इस पर आप खड़े हो जाइए और इस डिवाइस के हेल्प से आप ये एंगल निकाल लीजिए, दिस एंगल। मान लीजिए ये एंगल है थीटा 1। अब आप यहाँ से x डिस्टेंस, ये तो ज़मीन पे है, यहाँ से आप x डिस्टेंस मूव कर जाइए इधर, इस पॉइंट पे खड़े होइए। मान लीजिए पॉइंट है Q। अब इस पॉइंट से इस डिवाइस के हेल्प से आप फिर एक एंगल निकाल लीजिए। इसका भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ये एंगल मान लीजिए है थीटा 2। आप सीधा देख लीजिए, सबसे पहले आपको टेन थीटा 1 थीटा 2 बस तो आपको मेजर करना है। और जब ये मेजर कर लिए तो देखिए एच आप कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले थीटा 1 इस वाले ट्रायंगल में देखिए, टेन थीटा 1 ये इक्वस टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एच अपॉन पी ए। और टेन थीटा 2 क्या होगा, टेन थीटा 2 एच अपॉन क्यू ए। ये दोनों आपने निकाल लिया, यानी यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, एच टेन थीटा 1। क्लियर? क्लियर? ठीक है। फिर यहाँ से क्यू ए की वैल्यू क्या हो गई, एच टेन थीटा 2। अब देखिए x इक्वस टू कितना, x इक्वस टू ये वाले डिस्टेंस क्यू ए माइनस पी ए, क्यू ए माइनस पी ए, आपने ये लिखा। क्लियर? क्लियर? अब बस वैल्यू रखिए, x इक्वस टू क्यू ए कितना है, एच क्यू ए। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या, हाँ यहाँ उल्टा हो गया ना। देखिए टेन थीटा 1 पी ए इक्वस टू एच अपॉन टेन थीटा 1, तो ये हो जाएगा कॉट, ये भी हो जाएगा कॉट थीटा 1, और ये भी हो जाएगा कॉट थीटा 2। देखिए ना, पी ए इक्वस टू एच अपॉन ये इधर आएगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्यू ए इक्वस टू एच कॉट थीटा 2 माइनस एच कॉट थीटा 1। एच कामन ले लीजिए आप, तो x इक्वस टू एच कामन लिया, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, तो h इक्वस टू आ गया। अब देखिए x अपान, ध्यान दीजिए,
cot theta 2 minus cot theta 1. दिस इज द फार्मूला. अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे बीच में नदी है, कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. हमें क्या पता करना है, ये डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किए और दोनों एंगल. अगर दोनों एंगल मालूम है तो हम इसको बहुत इजी वे पे निकाल सकते हैं. तो ये तो हो गया ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगल मेथड से, ट्रिग्नोमेट्री से. ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग भैया पढ़े हैं? तो इससे आप लोग बड़े इजी वे पे भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बेस पे एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग करिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट उसको कैसे निकालते हैं, पैरालॉक्स मेथड क्या है उसके बारे में, तो उसके पहले कुछ एक डिग्री और रेडियन में रिलेशन पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे. ओके, थैंक यू. एक मिनट, एक और लास्ट है जो जिसका हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड से ही, ट्रिग्नोमेट्री मेथड से ही इसका मेज़र करते हैं. जैसे मान लीजिए हमें साइज मेज़र करनी है कि मून की साइज कितनी है ना. साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मून भी एस्ट्रोनॉमिकल है, कोई भी प्लैनेट किसी का भी साइज अगर मेज़र करना है तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जैसे ये आपका देखिएगा ध्यान से, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और ये आपका मून है. दिस इज मून. ये मून हो गया आपका और ये हो गया आपका अर्थ. क्लियर. अब ये पॉइंट हम एक लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P. कहीं पर भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम लोग उसको चूज कर सकते हैं. अब यहाँ से हम एक टेलीस्कोप फोकस करेंगे मून पे, तो मून की जो इमेज है देखिएगा ध्यान से, मून की जो इमेज है वो टेलीस्कोप में एक डिस्क की जैसे बनेगी. बस ये एंगल आपको मेजर कर लेना है. ये एंगल आप टेलीस्कोप से मेजर कर लोगे. मान लो ये एंगल है थीटा, ये मान लो ये मून का डायमीटर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी. फिर से देखो ध्यान से, मून के डायमीटर को, साइज को मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चूज़ करना होगा जो अर्थ के सरफेस पर कहीं पर भी होगा, और वहाँ पर हम लोग एक टेलीस्कोप फोकस कर देंगे. टेलीस्कोप लगा देंगे जिसका फोकस किधर होगा, मून की तरफ. तो द इमेज ऑफ द मून अपीयर एज ए डिस्क इन द टेलीस्कोप. मून की जो इमेज बनेगी टेलीस्कोप में वो डिस्क के जैसे बनेगी. बस हमने एंगल मेजर कर लेंगे वहाँ से. अब वहाँ से हम डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, देखो ध्यान से. मान लो ए बी ये इसकी डायमीटर है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी से, ठीक है, और पी से ए, ठीक है, या ये डिस्टेंस इसको हमने लिया है एस ले लिया अर्थ सरफेस से. क्लियर. यानी d इज द लीनियर डायमीटर ऑफ मून एंड s इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अब आप एक फार्मूला जानते हो कि थीटा रेडियन में है, इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क कितना, ए बी यानी d, और रेडियस ये डिस्टेंस s. अब यहाँ पे बात ये हुई कि ये तो लीनियर है, इसको आर्क आपने क्यों ले लिया, तो भैया बिकॉज थीटा जो एंगल है ना ये बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इतना छोटा है कि जो ए बी ये लीनियर है इसको हमने क्या कंसीडर किया, आर्क. बस
अब आप क्या निकालिए, d इक्वल्स टू थीटा इंटू एस, हो गया थीटा इंटू एस। अगर एस हमें मालूम है कि यहाँ से मून कितने डिस्टेंस पे है, तो हमें सिर्फ क्या मेजर करना है, थीटा, और थीटा मेजर करने के बाद हम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वही स्टार बहुत दूर, कोई स्टार बहुत दूर पे है, तो इस मेथड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू मेजर द साइज ऑफ डिस्टेंट स्टार। क्यों? बिकॉज दे अपेयर एज पॉइंट इन ए टेलीस्कोप। जैसे मून ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्टार के दूर नहीं है, तो इसकी इमेज यहाँ पे डिस्क के जैसे बनेगी, तो हम थीटा मेजर कर लेंगे। लेकिन स्टार बहुत दूर है, तो टेलीस्कोप में उनकी इमेज स्टार की एज ए पॉइंट बनेगी। अब पॉइंट में हम लोग एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस मेथड का यूज हम लोग उसके लिए नहीं करेंगे। ओके, अब इतना ये ट्रायंगुलर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरालैक्स मेथड की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। अब फाइनल थैंक यू।